हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका में हम पढ़ेंगे दोस्तों, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर में सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका में आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। पहले तो हम कोशिका में पढ़ेंगे कोशिका क्या होता है, उसके बाद सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत स्लेडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका के प्रकार मतलब कि संख्या के आधार पर और संगठन के आधार पर कोशिका का कार्य एवं आकृति देखेंगे कि ये कैसी होती है, और कोशिका का संरचनात्मक संगठन, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें कैसा क्या होता है। और उसके बाद कोशिका में 3 भाग एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। बाह्य आवरण जीव द्रव्य और कोशिका। बाह्य आवरण मतलब कोशिका भित्ति, यही सब है। बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति वाला आता है। उसके बाद एक मनुष्य के शरीर में कोशिका लगभग बहुत बड़े ट्रिलियंस में सेल पाई जाती हैं, और एक कोशिका बहुकोशिकी, ये जीव हम सब पढ़ेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे कोशिका क्या है, पर्टिकुलर कोशिका बोले तो सेल शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और तो इसमें हम एक पॉइंट डाल के लिखेंगे, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और दूसरा होता है इसमें आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं या पाई जाती हैं। अब इसमें आनुवंशिक सूचनाएं, जैसे कि किसी के माता पिता का लंबाई कितनी है वो पता इसमें होता है। इसी के माध्यम से यदि उसके माता पिता लंबे हैं तो उसका पुत्र भी लंबा ही होगा। अब हम देखेंगे कि कोशिका की खोज। देखिए दोस्तों, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप या विद्युत सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज से पहले हम कोशिका को नहीं देख सकते थे, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी है, हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे रॉबर्ट हुक ने खुद की बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से तथा कार्क के टुकड़े पर मृत कोशिका को देखा। इन्होंने सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा। किस ईस्वी में देखा है आप लोग ये भी याद रखना, 1665 ईस्वी में, और अपनी खुद की बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप दें, लीवेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को
जीवित कोशिका को देखा। सर्वप्रथम ये जो रॉबर्ट हुक ने थे, इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। इसीलिए अब हम जानेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ये कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत सेल, अरे छोड़िए दोस्तों इंग्लिश हिंदी से, ये हिंदी मीडियम से स्लेडन, अरे दोस्तों स्लेडन, स्लेडन जो कि एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्लेडन तथा स्वान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, मतलब वनस्पति विज्ञान। अब लोगों को ये तो पता ही होगा ना कि ये वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, तो ये थे प्राणी वैज्ञानिक एक प्रकार से कह सकते थे, वैज्ञानिक थे। ये जो थे स्लेडन साहब 1938 ईस्वी में, ये लोग बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे, पेड़ पौधों में बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे स्लेडन साहब ने 1938 में, और 1939 ईस्वी तक स्वान साहब ने मतलब बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे। ये जो कि पेड़ों के वो थे और ये मनुष्यों में एक प्रकार से कह लीजिए, इन दोनों को इन्हें खूब ज्ञान हो गया। और इन दोनों के मिलने से स्लेडन तथा स्वान 1939 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किए। इनके अनुसार इन दोनों ने जो थ्योरी दिया था, मतलब सिद्धांत, इन दोनों ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार इन्होंने जो थ्योरी दिया था, इसके अनुसार सभी जीवधारी कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिल के बने होते हैं। इनके कहने का मतलब ये था कि जितने पृथ्वी पर जीवधारी हैं, जीवधारी कोशिका से ही जीवधारी बने हैं, मतलब कोशिका हैं, उन कोशिका के उत्पाद से ही मिल के बने हैं। मतलब जितने भी, जैसे कि मैं, ये आप, जितने भी जीवधारी हैं, ये कोशिका के या तो कोशिका के उत्पाद से मिल के बने हैं। सन रुडोल्फ वर्चाउ का आपने लोगों ने नाम सुना। सन 1885 में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, मतलब सेलुला ई सेलुला। मतलब कि रुडोल्फ वर्चाउ साहब ने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिल के बनी होती हैं, रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया था। अब इसे क्या लिखा हूँ, रुडोल्फ वर्चाउ ने 1950 में जर्मन वैज्ञानिक, ये भी था, जितने भी इसमें वैज्ञानिक है सारे जर्मन ही हैं। और अब हम कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार, मतलब कोशिका के प्रकार
टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कुछ जैसे कि कोशिका के संख्या के आधार पर, मतलब कोशिका की संख्या के आधार पर। जैसे पहला हो गया एक कोश की जीव, एक कोशिका मां, एक कोश की। और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय, रुकिए दोस्तों, एक कोशिका, अच्छा हाँ, एक कोश की बहुकोशिकीय। और उसके बाद एक कोश की जीव, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जैसे कि एक कोश की जीव में आते हैं। चलो ठीक है, हम बता ही देते हैं। एक कोश की मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिका कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। और दूसरा है बहुकोशिकीय होता है ऐसे जीवधारी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिल के बना हो, तो उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और जितने भी आप अपनी आंखों से देख सको एक प्रकार से, उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय। आप लोग समझ, जिनका शरीर एक कोशिका से बना, उन्हें एक कोशिकीय। जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। और बहुकोशिकीय में जैसे मनुष्य, पादप इत्यादि बहुकोशिकीय में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका के संगठन के आधार पर। कोशिका के संगठन के आधार पर मतलब कोशिका के प्रकार। एक तो कोशिका की संख्या के आधार पर हो गया, अब दूसरा हम पढ़ेंगे कोशिका के संगठन के आधार पर, मतलब कोशिका की बनावट के आधार पर। नई सेल नहीं, कौन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आप लोगों ने सुने हो। कोशिका के संगठन के आधार पर, कोशिका के संगठन के आधार पर, कोशिका के संगठन के आधार पर आप लोग, इसमें भी दो टाइप है। उसमें भी एक कोशिकीय था, एक कोशिकीय थे, दूसरा था बहुकोशिकीय। इसमें क्या है, इसके हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो हो गया यूकैरियोटिक, नहीं, अरे ठीक है, प्रोकैरियोटिक, इसमें है यूकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो दोस्तों, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है, मतलब आप लोग समझ ले। प्रो मतलब प्रीमेटिव मतलब सबसे पुराना। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अल्प विकसित। प्रोकैरियोटिक मतलब अल्प विकसित, जो भी पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ काम वाम तो रहता नहीं है, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे कि
प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित आप लोग समझ सकते हैं, इनका अभी तक पूर्ण विकास नहीं होता। और यूकैरियोटिक में इसमें जैसे विकसित केंद्रक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःद्रव्यी जालिका भी बोलते हैं, इसके बारे में सारा चर्चा करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया आदि बहुत सारे हैं दोस्तों। और इसमें इन सब चीज़ों का अभाव होता है। क्या अभाव? याद रखना दोस्तों, इनमें अभाव होता है। और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। पूर्ण विकसित केंद्रक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसे अंतर्द्रव्यी जालिका भी बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अभाव होता है और इसमें पाई जाती है। इसमें प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत पुराने सेल, जैसे कि ये इनकी एक कोशिका में सारे काम हो जाएंगे। एक एक कोशिका में खाना बनेगा, एक एक कोशिका से ये अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, एक से चलेंगे, एक से कोशिका विभाजन करेंगे। और इसमें हर काम के लिए पहली बात तो पूरा ऊतक तंत्र पाया जाएगा। दूसरा, ऊतक तंत्र यदि नहीं है तो इसमें पूरा विकसित चीज़ें पाई जाएंगी। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक के क्या क्या होता है, यही सब हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब थोड़ा हम आप लोगों को किताबी भाषा से बता देते हैं। यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक ऐसी अल्पतम विकसित कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक तथा विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, अंतःद्रव्यी जालिका, ये सब का अभाव होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि। जीवाणु कोशिका भी प्रोकैरियोटिक, जीवाणु जो होता है यही बस केवल प्रोकैरियोटिक में आता है, केवल जीवाणु प्रोकैरियोटिक में आता है। और यूकैरियोटिक ऐसे अत्यंत विकसित कोशिका जिनमें वास्तविक केंद्रक तथा विकसित केंद्रक का अभाव नहीं होता, इसमें पर्टिकुलर पाए जाते हैं। कोशिका के आकार एवं आकृति अब हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक तो हमारे अंदर भी है, प्रोकैरियोटिक सभी, मतलब कि जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के सभी में मतलब वही पाया जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्या देखें, कोशिका का आकार एवं आकृति। कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का आकार एवं आकृति, इसका आकार कैसा होता है, कितनी लंबाई तक पाया जाता है, कितनी बड़ी कोशिका होती है, ये हम देखने वाले हैं दोस्तों। कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का आकार एवं आकृति, इसका आकार कैसा होता है, कोशिका का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, डंबल नुमा होता है या गोल होता है, ये चौकोन होता है, ये देखेंगे। और आकृति, आकार और आकृति में ज़्यादा फर्क नहीं, आप लोग कमेंट में बताना आकार और आकृति में क्या अंतर है,
इस दोनों में आप लोगों को बताना है आकार एवं आकृति में क्या अंतर है। जैसे कि इसमें हम हेडिंग से लिखेंगे, ये अत्यंत कोशिका जो है अति सूक्ष्म संरचना है। कोशिका अति सूक्ष्म संरचना होती है। इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिका अति सूक्ष्म संरचना होती है। इसे हम अपनी नग्न आँखों से, मतलब कि अगर हम इसमें माइक्रोस्कोप ये सब चीज़ लगा के नहीं देखेंगे तो हम नहीं देख सकते। आप ही लोग बताओ यहाँ पर कितनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। इसमें क्या है, हमारी पूरी शरीर बिलियन ट्रिलियन सेलों से मिलकर बनी हुई है। और इसका व्यास 0.5 यूएम, मतलब सबसे छोटी इकाई है लंबाई को मापने की। इसे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर से 20 यूएम, मतलब 20 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है। ये प्रायः गोल होती है। ये ज़्यादा तक केस में गोल होती है। ये प्रायः तक, जैसे कि ये है कोशिका। एक प्रकार से मान लीजिए कोशिका में जैसे कि केंद्रक कहीं पर भी हो सकता है, केंद्रक यहाँ पर भी हो सकता है, केंद्रक यहीं पे हो सकता है, केंद्रक यहाँ पर भी हो। ये ज़्यादा तक अवस्था में गोल ही पाया जाएगा। कुछ में होता है कि ये आयताकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है या भालाकार। मतलब भालाकार आप लोग समझ सकते हैं। ये शुक्राणु ये होता है भालाकार। और आप लोगों को सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, जो कि काफ़ी लंबे, मतलब कि सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रही है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे हम PLO कहते हैं। कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम सबसे लंबी मतलब कि लंबाई। आप जैसे कि
ये इसकी ये वाला भाग इसका लंबाई हो गया, ये वाला भाग इसका चौड़ाई हो गया। तो ऐसे में ये जो ये वाला भाग, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन, अब हम देखेंगे दोस्तों कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, इसी में हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या है, सेल कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य केंद्रक, द्रव्य कोशिकांग केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, ये सब पढ़ेंगे। अब हम कोशिका मतलब अब आप लोग ये वाला बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। ये है जैसे कि कोशिका, पूरी कोशिका का सबसे मेन चीज यही है। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये बाह्य आवरण मतलब बाहरी आवरण आप लोग कह सकते हैं, बाहरी आवरण है दोस्तों। आवरण, बाहरी आवरण मतलब बाह्य आवरण, बाहरी आवरण जीव द्रव्य और कोशिकांग, कोशिकांग। अब हम देखेंगे कि बाह्य आवरण जैसे कि ये कोशिका है, आप लोग कैसे समझाएं। जैसे कि ये पूरा मान लीजिए ये कोशिका है, पूरा ये पूरी कोशिका है, और इसमें ये जो बाहरी जहाँ पे हमने कुछ खिंचा दिया, ये वाला भाग, ये वाला भाग आए बाहरी आवरण, ये वाला भाग बाहरी आवरण है। यह होते मुख्यतः निश्चित कार्यों सुरक्षा, मतलब कि बाहरी आवरण कोशिका को सुरक्षा एवं आकार देता है, कोशिका को सुरक्षा एवं आकार देता है। और इसमें हम लोग देखेंगे 2 भाग है, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। ये वाला भाग हुआ कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल, और इसमें होता कोशिका कला। इसमें कोशिका भित्ति होते बाहरी आवरण में जो होता है, बाहरी आवरण कोशिका के 3 भाग हो गए, एक हो गया बाहरी आवरण। अभी बस इसे भी समझते, बाहरी आवरण इस कोशिका का सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। बाहरी आवरण के 2 भाग हैं, एक तो कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका कला। तो हम कोशिका कला में पढ़ेंगे, इसके बाद कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। अब हम बता देते हैं आप लोगों को जीव द्रव्य, इसे जीव का भौतिक आधार कहा जाता है। इसे जीव का भौतिक आधार कहा जाता है।
इसे जीव का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण होती हैं। सारी जैविक क्रियाएं इसी में पूर्ण होती हैं, चाहे कोशिका का विभाजन हो, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना हो, इसी में पूर्ण होती हैं। इसके भी दो भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। और कोशिकांग में हम पढ़ेंगे, ये कोशिका की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं। इसी में कोशिकांग में ही केंद्रक, कोशिकांग का ही भाग है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका इत्यादि, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशेषीकृत होती है, मतलब कि निर्धारित होती है। कि जैसे केंद्रक का काम है कि इसमें गुणसूत्र पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। कोशिकांग के तो बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका, जिसे हम बोलते हैं ER, तारकाय इत्यादि। दोस्तों कई हैं, 8-10, क्या इससे भी ज़्यादा हैं। इसमें आप लोगों को समझ में आ गया। बाहरी आवरण, जीव द्रव्य और कोशिकांग। जीव द्रव्य उसे कहते हैं जो पाया जाता है उसमें, कोशिका में जो भी द्रव वाला, पानी की तरह जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी पाया जाता है उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में ही देखिए, बाहरी आवरण के बाद जीव द्रव्य के अंदर कोशिका। समझ आ गया? बाहरी आवरण को हटाया जाएगा तो जीव द्रव्य आएगा। जीव द्रव्य के जब अंदर जाएगा तो कोशिकांग पाया जाएगा। अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ से ये सारा भाग हम रफ कर देते हैं। कोशिका भित्ति जो है केवल उस पादप में पाए जाते, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती। पेड़ पौधों में मतलब कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है। यह मानव में नहीं पाई जाती है, क्योंकि मानव में इसका कोई कार्य नहीं होता है। कोशिका भित्ति का यह पादप में सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों, कोशिका भित्ति में अब हम दोस्तों देखेंगे कोशिका भित्ति ये अधिकतर यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, यूकैरियोटिक, ये अधिकतर का प्रोकैरियोटिक, हाँ यस, ये सभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। इसमें यूकैरियोटिक प्रो भी आप लोग एवं कर सकते हैं, एवं प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई
जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में जैसे पेड़ों में और एक नंबर दूसरा कवकों में। लेकिन कवकों में ये उसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो होता है, प्रोकैरियोटिक में बेसिकली ये पाया जाता है, उसमें कवकों में तो वही होता है। अब दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के प्रथम कार्य क्या है? यह पेड़ पौधों में मजबूती प्रदान करता है। पेड़ पौधे मजबूती प्रदान करते तथा कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह पेड़ पौधों में मजबूती देखिए तो, और पहले लिखा देता हूँ, तथा कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते। ये कोशिका को सूखने से रोकता है। मतलब जैसे कि पेड़ का बाहरी लेयर है, तो पेड़ के अंदर एक तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब मजबूती एक प्रकार से प्रदान करता है। पेड़ में ये मजबूती प्रदान करता है तथा कोशिका में सुरक्षा प्रदान करता है कि कहीं कोशिका का ऐसा ना बन, मतलब कि गांठें ना हर जगह पड़ जाए, उसी को ये रोकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पौधों में गांठें होती हैं, क्या लगभग हर ही पौधों में गांठें। कोशिका को सूखने से रोकता है। जैसे कि ये सूखा है, कोशिका भित्ति डेड लेयर होती है, मरी वाली लेयर होती है, मतलब इसमें जान नहीं होती है। ये पौधों के सूखने से रोकता है और रोगाणुओं से रक्षा करती है। वही बीमारी रोगाणु से रक्षा करती है। सुरक्षा या रक्षा एक ही बात है, प्रदान करती है। अब हम दोस्तों देखेंगे कोशिका कला क्या है। कोशिका कला क्या होती है? जय हिंद दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका के संगठनात्मक, मतलब कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार, कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। और इसमें हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति के कार्य। और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के बारे में। आज से अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। पहले हम आपको समझा दें। यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये जो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली होती है, सबसे ऊपर मान लीजिए कि ये कोशिका ही है, इसके ऊपरी परत को ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कि जंतुओं में ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये बाहरी पर्यावरण से अलग करती है हमारे शरीर को। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों, ये जो इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये कुछ चयनित पदार्थों को शरीर के अंदर जाने देती तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के अंदर भी आने देती है, अंदर भी से बाहर भी जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, मतलब मुलायम लचीली होती है
और कोशिका झिल्ली के कार्य में हम देखें, कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार देता है। यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कोशिका झिल्ली कोशिकांग जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनको आकार प्रदान करता है। यह चयनित पदार्थों को अंदर या बाहर भेजता है। बस कोशिका में पदार्थों का परिवहन को नियंत्रण करता है। यह कोशिका में पदार्थों का परिवहन का नियंत्रण करता है। अब हम इसमें कुछ लिख लेते हैं दोस्तों। जय जंतु की यह जंतु की सबसे बाहरी परत होती है। यह जंतु की सबसे बाहरी परत होती है। ये तो आप लोगों को पता है। यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये जो है आप लोगों को मैंने समझाया कि ये जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, ये पर्यावरण से हमारे शरीर को अलग करता है। मतलब कि अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली यह कुछ चयनित पदार्थों को अंदर या बाहर भेजता है। ये कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर भेजता है। और अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। ये कार्य क्या करता है। इसके कार्य में हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या करता है। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, कोशिका कला कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करती है। एक काम तो इसका ये हो गया। यह पदार्थों को अंदर या बाहर भेजता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अंदर या बाहर भेजता है। कोशिका में यह कोशिका में परिवहन को नियंत्रित करती है। दोस्तों इसके बारे में मतलब कि ये नियंत्रित करता है कि कौन सा पदार्थ किसी दूसरे कोशिका में तो नहीं ट्रांसफ़र करना है या भेजना है, इसी को ये नियंत्रण करता है। अब हम ये कोशिका झिल्ली के बाद पढ़ेंगे जीव द्रव्य। कोशिका में बाह्य आवरण के अंदर जो भी पाया जाता है उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर ही कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर ही कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य
जीव द्रव्य लचीला, चिपचिपा, जटिल, बहुरूपीय, जीव द्रव्य लचीला, चिपचिपा, जटिल, बहुरूपीय होता है। मतलब इसके जीव द्रव्य के कई सारे रूप हैं, अनेक रूप हैं। मैक्स सुल्ज ने सन 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैक्स सुल्ज ने सन 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। और पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1837 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण किया। और हक्सले 1837 में इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य के पर्टिकुलर दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य आप लोग समझते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये कोशिका है, हम अभी कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं। इसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया। मान लीजिए कि ये सारा का सारा द्रव्य भरा है। ये है केंद्रक। ये है केंद्रक। ये केंद्रक में ये जो द्रव्य पाया जाएगा, इसे ये कोशिका में है, इसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। इसे जो केंद्रक के अंदर है, इसे हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य में भरा हुआ सारा जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वो कई रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती। कोशिका मतलब कि कोशिका में भरा हुआ सारा जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वही ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तारकाय हो गया, ऐसे ही वगैरह वगैरह। इन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं? केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य जिसमें के गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। मतलब कि जैसे कि आप लोग देखें, ये हो गया केंद्रक, इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा केंद्रिका उपस्थित। मान लीजिए कि ये केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, तो इसमें जितनी नियंत्रण होगा, इसे हम बोलेंगे केंद्रक में नियंत्रित होने वाली, और इसे हम बोलेंगे कोशिका में नियंत्रण होने। इसे हम केंद्रक द्रव्य बोलेंगे और हम इसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक दोस्तों, अब मैं आप लोग को लिख के समझा देता हूँ। केंद्रक द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य लिखा मैंने, जीव द्रव्य में यह चिपचिपा, जीव द्रव्य चिपचिपा होते, मतलब यदि हम इसे छूते तो ये चिपचिपा होगा। और लचीला मतलब
ये मुलायम होगा, ऐसे फ्लेक्सिबल होगा, लचीला फ्लेक्सिबल। और जटिल, जटिल बहुरूपीय होता है। मैक्स शुल्ज, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं, मैक्स शुल्ज। फुर्किन, हाँ लिख लेते हैं मैक्स शुल्ज। मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया। और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया। बेसिकली दोस्तों इसमें सन नहीं पूछता, पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया। जैसे कि इसने, मैक्स शुल्ज ने इसको मान लीजिए कि देखा, इसके सिद्धांत को दिया, और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया। हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार होता है। यह है, देखिए दोस्तों, ये मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया, पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया, हक्सले ने कहा जीव द्रव्य भौतिक जीवन का भौतिक आधार होता है। अब हम जीव द्रव्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य के भाग कितने होते हैं? जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक केंद्रिका कोशिका द्रव्य नहीं जी, और दूसरा एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य के भाग, दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका में भरा वह सारा जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य में भरा हुआ सारा द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकाओं उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं वह कई रासायनिक क्रियाएं करते हैं। इसमें मतलब कि संपन्न करते हैं, जीव द्रव्य कहलाता है। और केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य,
केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य, केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य जैसे कि गुणसूत्र, जैसे कि केंद्रक द्रव्य में ही गुणसूत्र होता है, वह केंद्रिका उपस्थित होते हैं, अब मतलब कि जीव द्रव्य के कार्य लिखाना है बस। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना ये रफ हो गया। जीव द्रव्य की कार्य, जीव द्रव्य के क्या कार्य होता है? जीव द्रव्य के कार्य क्या होते हैं? जीव द्रव्य कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। जीव द्रव्य कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। यह जैव अणुओं का संग्रहण में उपयोगी होता है कि ये कोशिकाओं के बीच पदार्थों का, यह कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, यह कोशिका के बीच आदान प्रदान करता है, मैंने आपको पहले समझा चुका है। यह जैव अणुओं के संग्रहण में उपयोगी होता है। यह जैव अणुओं के संग्रहण में उपयोगी होता है। मतलब देखिए दोस्तों, ये जैव अणु बायोमॉलिक्यूल के संग्रहण मतलब इकट्ठा करने, उपयोगी मतलब सहायक। यह बायोमॉलिक्यूल को इकट्ठा करने में सहयोग करता है। बस जीव द्रव्य खत्म। अब हम पढ़ेंगे कोशिकांग क्या होता है। कोशिकांग में कई आ जाते हैं, जैसे पहला हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक के कितने भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, केंद्रक के क्या कार्य क्या होते हैं, और पहले हम कोशिकांग पढ़ लेते हैं। कोशिकांग, ठीक दोस्तों। कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग कोशिका के निर्णायक कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग कोशिका के निर्णायक कार्य करते हैं। प्रमुख कोशिकांग जैसे कि केंद्रक हो गया, सबसे प्रमुख यदि देखा जाए तो केंद्रक हो गया, उसके बाद अंतःप्रदैवीय जालिका हो गया, उसके बाद हो गया राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, लवक और गाल्जी काय, लाइसोसोम इत्यादि। अब हम इसे पहला टॉपिक लेंगे कि पहले कोशिकांग को ही लिखा देते हैं। कोशिकांग क्या होता है? कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग कोशिका में निर्णायक कोशिका द्रव्य में स्थित
कोशिकांग कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग कोशिकाओं के निर्णायक कार्य करते हैं। इसका मतलब कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग का अर्थ आप लोग पहले समझ लें। कोशिका धन अंग कोशिका के अंदर पाए जाने अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है अंतर सॉरी दोस्तों, तो थोड़ी मेरी तबीयत खराब है ना, इसीलिए है। कोशिकांग हो गया दोस्तों। कोशिकांग प्रमुख कोशिकांग निम्नलिखित हैं। प्रमुख कोशिकांग निम्नलिखित है। प्रमुख कोशिकांग निम्नलिखित है। जैसे कि पहला हो गया केंद्रक, दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, आज दोस्तों अभी जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब कि पहले केंद्रक पे ये फिर ये इत्यादि और आएंगे, तो उन्हें दोस्तों की मैं बताने जा रहा हूँ। केंद्रक कोशिका का सबसे मेन जो होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक। कोशिकांग का एक तरह से भाग ही है केंद्रक। कोशिकांग नहीं केंद्रक केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने